बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत की तश्कील मुकम्मल हो गई। वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 33 रुकनी वफाकी काबीना ने आज ऐवान सदर में एक पुरवकार तकरीब में अपने ओहदों का हल्फ उठाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और वफाकी वज़रा से जो कायम मुकाम सदर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, उन्होंने हल्फ लिया। 33 रुकनी वफाकी काबीना में 30 जो है वफाकी वज़रा हैं, 3 जो है वज़रा मुमलिकत हैं और मुशीरान भी इसमें शामिल हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के 14 वज़रा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 9, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के 4, PMLQ के 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 1, जमहूरी वतन पार्टी के 1 वज़ीर शामिल है और MQM पाकिस्तान के 2 वफाकी वज़रा हैं। तो एक कोलिशन गवर्नमेंट का एक अच्छा इम्तजाज है। जो स्टाल वार्ड्स हैं अपनी अपनी जमातों के, वो हमें नज़र आए, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, मरियम औरंगज़ेब साहब हैं, सेनेटर शहरी रहमान हैं, शाजिया मरी साहब हैं, फैसल सब्जवारी साहब हैं, मौलाना असद महमूद साहब हैं, तारिक बशीर चीमा साहब हैं, इसरार तरीन साहब हैं, शाहजैन बुख्ती साहब हैं, तमाम जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, तो आयशा गौस पाशा साहब हैं। 33 रुकनी ये काबीना है, इन्होंने हल्फ उठा लिया है। और एक जैसे मैंने कहा कि इसमें जो खबर अब आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीब में तो मौजूद थे लेकिन उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, उस हवाले से भी ज़रूर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। अलबत्ता हिना रब्बानी खार साहिबा ने हल्फ उठा लिया और वो वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा का उनको जो है वो मनसब मिला है, उनको ये वजारत मिली है। इस हवाले से हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब और जो इत्तेहादी हैं उनकी तवील मुशावरत के बाद काबीना की तश्कील अमल में आई है और उन्होंने तमाम वज़रा को बेस्ट ऑफ लक कहा और कहा कि आपने लीडरशिप फराम करनी, ओनरशिप फराम करनी आवाम को अपनी अपनी फील्ड्स में। और उन्होंने कहा उनकी हुकूमत का नज़्बुलैन है काम काम और बस काम। एक तो ये, चूँकि इस पर बहुत से सवाल उठ रहे थे कि 9 दिन हो गए काबीना नहीं बनी, आज ये जो काबीना का अमल है वो मुकम्मल हो गया है। दूसरी जानिब हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आज अहम मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, और इसमें बताया गया है कि जो कौमी सलामती से मुतल्लिक पेशा वाराना उमूर हैं उनका जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दरमियान अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अलावा जो वज़रा जिनका मैंने तस्करा किया, उन्होंने अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो वजारतें हैं, उनमें जाकर जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली। उनकी सेकंड टर्म है एज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्ते उन्होंने कहा कि जो हुकूमत ने, साबका हुकूमत ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की थी, इसे ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा ऑलरेडी जब पैमरा मौजूद है तो उसके होते हुए एक और रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम जो है वो उन्होंने कहा कि वो उसका मंतक नहीं समझ में आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मीडिया है के हवाले से हुकूमत कामिल यकीन रखती है आज़ादी इजहार में और मीडिया को जो हुकूमत है उसका एहतसाब करने का पूरा हक है। पीका ऑर्डिनेंस 2016 के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पे तमाम जो जर्नलिस्टिक बॉडीज़ हैं उनके साथ मिलकर मुशावरत की जाएगी। आपके इल्म में है कि जो साबका हुकूमत ने पीका ऑर्डिनेंस 2022 लेकर आए थे उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। PTI के हवाले से आज वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और उन्होंने कहा कि हल्का बंदियों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का प्लान है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक और केस भी बहुत अहम चल रहा है आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से, उसमें बड़े अहम रिमार्क्स आ रहे हैं। कल भी हमने आपके साथ शेयर किए थे। आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स आए, उन्होंने कहा है कि एक कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो इंसाफ, खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो जाता है, कर दिया जाता है। इन तमाम उमूर का आता करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियात हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू में तारुफ हमसे करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, अली गौर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया बलोच साहब कि आपने प्रोग्राम 10 तक के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ DSNG लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब, इससे कबल आप सूबाई वजीर थे, आपका बहुत शुक्रिया यावर अब्बास बुखारी साहब। और हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहबा मौजूद हैं, आप मेंबर प्रोविंशियल असम्बली सिंध हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी नुमा टेलीफोन लाइन पर है, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। गुफ्तगू आगाज़ अली गौर साहब आपसे करते हैं। सर, काबीना बन गई और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अब आप लोगों का नज़्बुलैन है काम काम और बस काम, तो जैसे कहते हैं वक्त कम और मुकाबला सख्त है।
और अच्छा इकदाम ये हुआ है, वो भी अपने व्यूअर्स साथ शेयर करते चलें कि रमज़ान पैकेज भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया है, और जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो पंजाब में 10 किलो का आटा है वो 550 से कम करके 400 रुपये, और चीनी की कीमत 75 रुपये फ़ी किलो से कम करके 70 रुपये कर दी गई है। और साथ उन्होंने कहा कि दीगर सूबे भी आटे और चीनी की कीमतें तयन करने की कोशिश करें इसी पैमाने में। तो सर अब आप लोग का सारा फोकस काम पे है, लेकिन थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों के हवाले से कोई डेडलॉक है, कुछ बताएंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि अभी आप इंट्रो में भी बता रहे थे कि जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अपनी ज़िम्मेदारी का कलमदान संभालते हुए उन कुछ चीज़ों के बारे में बताया कि जिनके ज़रिए साबका दौर में कदगन लगाया गया था इजहार राय पर, और हम तो इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि मुस्बत तनकीद भी होनी चाहिए और इजहार राय की सबको आज़ादी भी होनी चाहिए। वैसे हुकूमतों को अच्छी नहीं लगती? नहीं, हुकूमतों को वाकई अच्छी नहीं लगती। और ये देखें कि एक मतलब है कि वो जो पहले एक पीका ऑर्डिनेंस जारी किया गया उसका भी खात्मा हुआ, फिर साथ ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका भी आते साथ ही पहला कदम उठाया। तो इसका मतलब है कि हुकूमत ये चाहती है, और यही विजन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का भी है और शहबाज शरीफ साहब का भी है कि तनकीद होनी चाहिए, और आवाज़ों को बंद करने से मसाइल ख़त्म नहीं होते बल्कि मसाइल जन्म लेते हैं। सही कह रहे हैं। दूसरी, आपने एक सवाल वजारतों के हवाले से किया, तो देखें वजारतों के हवाले से तो कोई डेड लॉक नहीं है। अच्छा। अगर आज पूरी काबीना ने हलफ उठाया है जिसमें बीएनपी मैंगल ग्रुप है, जिसमें एएनपी है, मोहसिन दावड़ साहब का भी नाम आ रहा है, जो मीडिया में बातें आ रही हैं। जी जी, वो देखें ना, आप तो मौजूद थे ना उस तकरीब में? जी बिल्कुल, मैं तकरीब में भी मौजूद था। और दूसरी मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये एक कोalition गवर्नमेंट है जिसमें तमाम इत्तेहादी शामिल हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने बारहा इस बात का इजहार किया है, जो हमारी पार्टी मीटिंग्स हुई, जो हमारी मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स हुई, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान और उनके MNAs और सेनेटर्स मौजूद थे। तो उन्होंने ये कहा कि हमने अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है, और उसके लिए हमें फ़राख दिली का मुजाहरा करना है। और जब आप किसी को साथ लेके चलते हैं तो फिर आपने उनको रिस्पेक्ट भी करनी है। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा इत्तेहादियों को साथ मिला लें और उसके बाद वो जिस तरह के साबका दौर में हुआ कि वो 3 साल बेचारे रोते से सिकते उनके गुजर गए, उनके मसाइल को एड्रेस ना किया गया, उनके साथ जो वादे किए थे वो पूरे ना किए गए। तो काबीना में जो है मज़ीद कुछ तोसी होगी, लेकिन काबीना में मजीद तोसी होगी, लेकिन उन इत्तेहादियों की मशावरत के साथ। चूंकि मैं अपनी बात को समेटते हुए, चूंकि एक हफ्ते से ये कहा जा रहा था कि शायद काबीना डिले क्यों हो रही है, इख्तलाफात नहीं थे। जाहिर है कि इत्तेहादी हैं, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी मसाइल हैं, उन्होंने भी फैसले करने हैं कि किस बंदे को काबीना में लाना है, किसको नहीं लाना। इस वजह से, और जहां तक बिलावल भुट्टो साहब की आपने बात की, शर्मिला से ही पूछ लेते हैं। तो वेलकम, हम बिलावल साहब जब भी कोई कलमदान संभालना चाहिए तो हम उन्हें वजीर खारजा के तौर पर आते हैं। लेकिन आपने अहम बात की है कि इस काबीना में मजीद तोसी होगी। मैं यावर साहब आपकी इजाजत से शर्मिला साहब से अहम नुक्ता है। शर्मिला साहब अस्सलाम वालेकुम, उनसे पूछ लूं। शर्मिला साहब बताइएगा, आप लोगों की माशाल्लाह 9 वजीर जो है वो भी उन्होंने आज काबीना का हल्फ लिया। बेस्ट ऑफ लक टू देम एज वेल। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से पहले आ रहा था कि वजीर खारजा के तौर पे हल्फ उठाएंगे, आज तकरीब में मौजूद थे, हल्फ नहीं उठाया। बताया जा रहा है बरतानिया जा रहे हैं, वहां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होनी है। कुछ इस वाले से रोशनी डालेंगी कि हिना रबानी खर और दीगर आपके जो नुमाइंदा चेहरे हैं, खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब, उन्होंने अब्दुल कादिर पटेल साहब, शाही रहमान साहब, शाजिया मरी, उन्होंने हल्फ उठाया। बिलावल साहब मौजूद थे लेकिन हल्फ नहीं उठाया। आप समझती ये मामलात भी तय हो जाएंगे या कोई इस हवाले से कुछ हमें रहनुमाई करेंगी? क्या पस मंजर है इस बात का? जी शुक्रिया अनवर साहब। देखिए, इसमें मामलात में होने वाली कोई बात नहीं है। वजारतें हमारा मकसद या मतलब नहीं था कभी। हमारा मकसद और मतलब यही है कि हमने आवाम की खिदमत करनी है। हमारे वज़रा ने हल्फ उठाया है, एक जो तयशुदा फॉर्मूला के तहत जो वजारतें नंबर्स हमें मिलने चाहिए थे वो हमें मिले हैं। ठीक। और इस वक्त जो है बहुत ज्यादा जरूरत बात की है कि सब मिलके काम करें, आवाम को रिलीफ पहुंचाएं। वो आवाम जो पिछले 3.5 साल से इस बात की मुंतजर थी कि कहीं उनको रिलीफ मिलेगा, नौकरी के हवाले से, उनके रोजगार के हवाले से,
बेरोजगारी के हवाले से, खाने पीने की अशिया में कमी हो, बिजली की नरखों में कमी हो, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिससे आवाम 30 साल से पिछड़ी रही है। ठीक। और वो गरीब आदमी जो एक वक्त में रोटी खाता था, उसके मुंह से वो भी निवाला छीन चुका था। इस वक्त हम सबको ये देखना है हर चीज से बालातर हो गए। ठीक। और आपने देखा होगा कि जो आज कोalition गवर्नमेंट बनी है और जो कोalition काबीना बनी है, इसमें वो सियासी जमातें हैं जो रिवायती तौर से एक दूसरे के खिलाफ रही हैं, इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन फॉर अ ग्रेटर कॉज, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर द अपलिफ्ट ऑफ पीपल, ये सब इकट्ठा हुए हैं ताकि लोगों को रिलीफ पहुंचे, मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो, ठीक। एक आदमी का रूल या डिक्टेटरशिप ना हो, आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामान की बालादस्ती हो। ठीक। 3.5 साल हमने देखा कि पार्लियामान की बालादस्ती नहीं रही है, ओके। आइन की पामाली हमने देखी, हमने देखा कि शर्मिला साहब मेरे साथ रहेगा। आपने कहा कि बेसिक नुकता ये है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, उनको रिलीफ मिले। मैं चाहूंगा जरा पीटीआई की आवाज भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, आप हमारे साथ रहेगा। शर्मिला साहब, यावर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, काबीना बन गई, पहले आप लोग कह रहे थे काबीना नहीं बन पा रही, अभी आप सुन रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, शर्मिला फारूकी, उनका हमारा बेस लाइन ऑब्जेक्टिव ये है आवाम को रिलीफ। तो सर बताइएगा, मुकाबला है ये कारकर्दगी पर फोकस है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी कल कह रहे थे जब उन्होंने पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह किया। आप लोग लाहौर में अब परसों जलसा करने जा रहे हैं, तो बताइएगा आप लोगों का फोकस जलसा है और अर्ली इलेक्शन, और इनका फोकस परफॉर्मेंस कारकर्दगी, तो क्या कहेंगे इस हवाले से यावर बुखारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। देखिए, मैं इनके कारकर्दगी के बारे में क्या कहूँ कि इन्होंने आते साथ ही जो डेमियर बादशाह डैम गए, हम अपनी मुखालफत के दौर में कहते रहे काम ही नहीं हो रहा, और उसी डैम के ऊपर ये चले गए और दिखाए ऐसे रहे कि जैसे इन्होंने काम शुरू किया। फिर मेट्रो बस का 3 दिन के अंदर अंदर तो काम नहीं होता है ना। आप CDA की प्रेस रिलीजेस देखें, उसके अंदर बताता है कि काम हो रहा था सारा, और ये अप्रैल के अंदर इससे चालू हो जाना था। तो ये इनकी शोबाजी इस किस्म की है, इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की, कि इसने दिखाना ये कि मैं कोई तुरम खान की औलाद हूँ। ऐसा कोई काम भी नहीं है तुरम खानी का। ये जो सब्सिडी दी गई है आटे और चीनी में, आप पंजाब की हमारी जो रमज़ान से पहले कैबिनेट मीटिंग थी आखिरी, ये सब्सिडी सारी हमने दी है। और आप जाके जुम्मा बाजारों में अपना रमजान बाजारों में 400 रुपए सब्सिडी 10 किलो मिल रही है, 10 किलो और आटा सिर्फ 400 इसमें रुपए नहीं का मिल मिल रही रहा है, था। ये सब्जियों में, फलों में, हर चीज में मिल रही है सब्सिडी। और देखिए, अगर 5 रुपए अगर ये कहते हैं और कम किया, बहुत अच्छा किया। आवाम को जितनी रिलीफ मिले वो कम है। अभी हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में ये क्या करते हैं। बिजली की कीमतें तो इन्हें 5 रुपए महंगी कर दी, चीनी ने आते साथ 13 रुपए महंगी कर दी, और अभी अगर 5 रुपए सस्ती की है तो इसमें कोई तुरम खानी नहीं की है। देखें, ये शोबाजियां अपनी जगह, मैं शर्मिला की बात से टोटली इतफाक करता हूं कि आवाम की खिदमत के लिए अल्लाह इनको इकट्ठा रखे, अल्लाह इनसे खिदमत करवाए, और मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। वजह यह है, ये पाकिस्तान सबका है, ये सिर्फ PTI का या ये बाकी जितने ये मुखालिफिन है इनका नहीं है, ये सबका पाकिस्तान है। और ये आगे चलना चाहिए, ये डेडलॉक नहीं रहना चाहिए। हम जो मर्जी आपस में इख्तलाफ रखें, अवाम की खिदमत सबसे पहली चीज़ है। इस मुल्क को मजबूत करना, इस मुल्क को दुनिया में दिखाना कि हम लोग एक प्रोग्रेसिव मुल्क हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कैबिनेट की बात है, खुशाइन बात है, खुदा का शुक्र है ये बना पाए ये कैबिनेट अपनी, और अल्लाह करे ये चला पाएँ। मैं तो ये दुआ इनको देता हूँ ये चला पाएँ। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर ये लोग समझते हैं कि इनका इतना कंट्रोल है और ये लोग इतने पॉपुलर हैं, मैं कहता हूँ कि ये दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि ये कल इलेक्शन अनाउंस करके तो देखे ना, डिले क्यों करते हैं। कारकर्दगी अगर इलेक्शन जीतेंगे आके दिखा दें, फिलहाल इलेक्शन करवाएं जो इनको कराने चाहिए। जितनी पोलराइजेशन है, अगर ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये हर किसी के लिए नुकसानदेह है। मैं बता रहा हूं कि ये लोग कारकर्दगी दिखा नहीं सकेंगे। अच्छा, ये अली गौहर बलोच साहब, और मैं एक बात ऐड कर दूं, एक बात ऐड कर दूं आखिरी, कि प्लीज जरूर मैं अपने पूरे पाकिस्तान को भी मैं कहूंगा, प्लीज दुआ करें। हमारी MPA हैं आसिया अमजद, उनके साथ जो पुलिस ने एक किस्म की दहशतगर्दी की पंजाब असेंबली के अंदर आके, और कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, असेंबली के हर कानून को तोड़ा अंदर आके, एक लोटे की वजह से, एक
ऐसे बंदे की वजह से जिसकी बदनीयती पे मबनी डिप्टी स्पीकरशिप को हम नहीं मानते हैं, वो उनको मैसिव हार्ट अटैक वहां पे हुआ और इस टाइम पे वो जिंदगी और मौत की कशमकश में, किडनी में, अस्पताल में उनको ब्रेन क्लॉट हो गया उसकी वजह से। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, दोस्त मोहम्मद मजारी को और नून को और वजीर आजम, इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ को, जिसे ऑर्डर करके पुलिस को अंदर भिजवाया। ये वो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी क्योंकि आसिया अमजद जिंदगी और मौत के दरमियान है, खुदा उनको जिंदगी दे। अगर खुदा न खासा कुछ हो जाए, FIR के अंदर किसका नाम डलवाएंगे हम? ठीक है, ये दोबारा लौट के आता यावर साहब, अली गौर साहब ने सारी गुफ्तगू, वो पोलराइजेशन, वो कहते हैं इंतखाबात कराएं, देखिए बात, और दवाएं भी दे रहे हैं साथ साथ। जी बिल्कुल दवाएं दे रहे हैं। देखिए यावर साहब की बात मैंने सुनी है। पहली बात तो ये है कि यावर साहब जो गुलफशानी अल्फाज की सूरत में कर रहे हैं, मुझे खुशी हुई कि आज PTV पर तकरीबन को मैंने पिछले 3 साल में मुझे एक बार मौका मिला, बाकी जितने भी TV चैनल थे मैं उस पर आकर बात करता रहा। ये हमारी गवर्नमेंट का ही क्रेडिट जाता है कि यावर अब्बास जितने बैठकर इधर झूठ बोल रहे हैं वो सारे अवाम को सुनाए जा रहे हैं। गुजारिश करने का मकसद ये है, गुजारिश करने का मकसद ये है। बिल्कुल, अल्लाह इनको खुश रखे, मेरी दुआ है इनके लिए। देखे गुजारिश ये है सर, अल्लाह खुश रहे, मेरी बात सुन ले। गुजारिश करने का मकसद ये है कि इनके जो सिलेक्टेड वजीर आजम थे, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जानते हैं कि वो RTS सिस्टम की पैदावार थे। जिस वक्त वो वजीर आजम बने, जिस वक्त वजारत उज़्मा के लिए उनको सिलेक्ट किया गया, आपने देखा कि वो सिर्फ 4-5 वोटों के जरिए असम्बली में उस वक्त आए थे। अगरचे उससे पहले उन्होंने हमारी क़यादत के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। मियाँ साहब के ऊपर पनामा का इल्जाम लगाकर अकामा के ऊपर, नहीं मेरी गुजारिश सुन लेना यावर भाई, आप मेरी बात सुकून से सुन ले। मैं आपकी जो वो तकलीफ है मैं उसका अंदाजा है मुझे, लेकिन मेरी गुजारिश सुन ले। बात यह है कि जिस तरीके से सर क्या हुकूमत की बारी की बात कर रहे हैं, गुफ्तगू की बारी की बात जिस तरह से इन्होंने पनामा का बहाना बनाया, अकामा के ऊपर उनको जो है वो नाअहल करार दिया, उनकी और उनकी बेटी के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए, उनको पाबंदे सलासल किया, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस बनाए गए, हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ और मरियम साहबा 2-2, 3-3 दफ़ा और 2-2 साल जेलों में बंद रहे। उस माहौल में जो इलेक्शन हुए, इनको लिए शर्म की बात है। RTS सिस्टम भी बंद किया गया, फिर भी आपकी पॉपुलैरिटी अवाम में ये थी कि आप 3-4 वोटों से, वो भी मांगे तांगे की हुकूमत वोट चोरी करा के मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वो इलेक्शनों वाली भी ठंड इनको पड़ जाएगी। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अब जब ये के मतलब है कि इनकी कारकर्दगी उसके बावजूद ये थी कि जिस वक्त हम जिम्मेदार को 5 रुपए बिजली का यूनिट दे रहे थे, वो यूनिट आज ये जिम्मेदार को 25-30 रुपए पर छोड़ कर गए हैं। जो हम चीनी 40 से 45 रुपए दे रहे थे उस वक्त पाकिस्तानियों को, 22 करोड़ अवाम को, ये उसको 140 रुपए 120 रुपए तक लेकर आए। जो डॉलर हम 100-100 नहीं, मेरी बात के अंदर ना बोले प्लीज। जो डॉलर हम 100 रुपए और 110 रुपए पर छोड़कर गए थे, 184-85 तक भाई साहब उसको वापस छोड़कर गए हैं। बाकी इनकी नालायकी की ये इंतहा है कि घी की कीमतें, चीनी की कीमतें, इनके करप्शन स्कैंडल तो छोड़ दें, जिसका कि आप इनको बिल्कुल सामने आएंगे और इनको कानून को फेस करना पड़ेगा। अच्छा देखें, जो इन्होंने सब्सिडियां दी और सब्सिडियों के नाम के ऊपर अरबों रुपए अवाम के हड़प किए, कोरोना का फंड तक ना छोड़ा जो गरीबों के लिए था, अरबों रुपए उसमें खा गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये अपनी रिपोर्ट में कहा, जिसके ये खुद हवाले दिया करते थे इमरान अहमद नियाज़ी साहब, कंटेनर पर चढ़ के जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खुदवाई थी और जंगले तोड़े थे और PTV के ऊपर कब्जा किया था और हमला किया था, तो उस वक्त ये खुद स्टेज पर चढ़कर जो वो बिजली के बिल जलाया करते थे और ये सारी चीजें किया करते थे। मकसद ये है कि इस मुल्क को सिर्फ, और पाकिस्तान के कानून, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या फैसला दिया, 5 जजेस ने फैसला दिया कि ये कोई बनी गाला का कानून है कि जब ये चाहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए, जब आपके खिलाफ अदम एतमाद आ गई, यावर साहब इस बात के गवाह है, इनके वुज़रा लाइनों में खड़े होकर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दिया करते साथ, हमें कहते थे लाते क्यों नहीं हो अदम एतमाद, लाते क्यों नहीं। जब अदम एतमाद आई तो फिर इनकी टांगे कांपना शुरू हो गई, फिर ये जेली लेटर लहराते रहे और
अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला, रात के 12 बज गए, सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, और वही तमाशा इन्होंने, वही कैसेट दोबारा लगाने की पंजाब असेंबली में कोशिश की। वो आसिया अहमद साहिबा, आपने किस तरह से पूरे पाकिस्तान ने देखा उस डिप्टी स्पीकर को, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में मुझे कोई एक वीडियो दिखा दें कि इस तरह का वाकया हुआ कि उसके बालों से पकड़ के नोचा गया, उसको मुक्के मारे गए, उसको थप्पड़ मारे गए, और वो बहाना परवेज इलाही साहब अपना झूठा वो बाजू का, आज उनका हाथ अचानक कैसा करिश्मा है। मतलब है कि ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का के बारे में सुना था कि उनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी थी, वो किसी चीज को हाथ लगाते थे तो उस बीमारी से शिफा हो जाती थी, या आज परवेज इलाही साहब को शिफा मिलती, देखिए कि टूटा हुआ बाजू। मैं शर्मिला साहबा को जाऊंगा। शर्मिला साहबा, आप बताइएगा, यावर साहब कह रहे हैं बहुत पोलराइजेशन है, इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, दवागो है। अब ये नहीं पता कि यावर साहब दिल से दवा दे रहे हैं या जाहिर बात है हम तो उनकी नियत पे का तो हाल अल्लाह जानता है, दिल से दुआ दे रहे हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि ये आप लोग की हुकूमत चल जाए, बट ही इज इंसिस्टिंग ऑन इलेक्शंस। क्या कहेंगी आप शर्मिला साहबा? देखिए, इलेक्शन तो बहरहाल होने ही है। मैं समझती हूँ कि उससे पहले अच्छे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, जिसकी इस मुल्क को बहुत अशद जरूरत है, ताकि इस मुल्क में शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन हो, जिसके सब मुंतज़िर रहें पिछले कई दहाइयों से। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे बहुत सारी कानून साजी है जिसकी दुरुस्ती होना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था प्रोग्राम की शुरुआत में कि ये मुल्क पिछले 3.5 साल से ऑर्डिनेंसेस के ऊपर चलता रहा है। हमें अच्छी कानून साजी की जरूरत है, हमें लोगों को रिलीफ देने की जरूरत है, किसान को बिल्कुल रिलीफ देने की जरूरत है, इंडस्ट्रीज को रिलीफ देने की जरूरत है। इस मुल्क की मईशत जो है वो बिल्कुल ही बह गई है। वी नीड इकोनॉमिक रिवाइवल एंड वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमारे यहाँ कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। ये तो बहाना ले लेते हैं ना कि कोविड मत के अंदर जो है हमारा जीडीपी गिर गया है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, लेकिन आप देखें कि बाकी दीगर ममालिक इस तरीके से तेजी से तरक्की कर रहे हैं, हमारे मुल्क में वो नहीं हुआ। क्योंकि तो आप कह रही है पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक रिवाइवल हो, देन वी शुड गो फॉर इलेक्शंस। देखिए, वी शुड गो फॉर इलेक्शंस एट एन अपॉर्चून टाइम। इस हुकूमत को अपना जो टाइम रह गया है, टाइम फ्रेम रह गया है, उसको पूरा करके, अभी तो देखिए इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरीके से वो राजी नहीं है या इक्विप्ड नहीं है, बिकॉज डिलिमिटेशन होनी है और उसके बाद फिर इलेक्शन की अगर तैयारी होगी तो फिर होनी है। तो आई थिंक वी शुड गिव इट टाइम। इनको तो जाहिर बात है कि एक हुकूमत। जी, आपकी थोड़ी सी आवाज में डिस्टॉर्शन है, दोबारा मैं आपको लौट के आता हूं। यावर बुखारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप ये तो आपका हो गया, आपने इनकी हुकूमत, इन्होंने आपकी हुकूमत की कारकर्दगी बात की। सर, ये आज चीफ जस्टिस साहब 5 की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है, लार्जर बेंच आर्टिकल 63A के तशरीह के हवाले से दायर सदारती रेफरेंस पे समाअत हो रही है। कल भी चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए थे कि 10 से 15 हज़ार लोग अगर जमा करके कहें कि फैसला ठीक नहीं है तो वो अदालत उस्मा जो है आइन और कानून के तहत फैसला करती है, और उन्होंने कहा कि 24 घंटे की अदालत होती है। आज जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने कहा कि कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो इंसाफ, खिलाफ आए तो फिर इनकार। तो मैं चाह रहा हूँ, कल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनकी नॉमिनेशन आई थी और इन्होंने फिर उनको लगा दिया। अब हमें लग रहा है जैसे पीटीआई इज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस, ऐसा सही है मेरा गुमान? क्योंकि आपके जो बयानात चेयरमैन पीटीआई के आ रहे हैं या शिरीन मजारी साहबा के आ रहे हैं, उसमें तो लगता है डाइस अब लोडेड आप लोगों ने इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कर लिया है। नहीं, ऐसी बात ही इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कभी भी हम नहीं हैं, ना कभी होंगे और होना भी नहीं चाहिए, ये बहुत क्लियर है। जो शर्मिला फारूकी ने जो बात की कि इलेक्शन अपने अप्रोप्रिएट टाइम पे, फिर ऐसी ना ही समझा ना, मतलब इनका इरादा ही कोई नहीं इलेक्शन करवाने का, तो फिर हमें फोर्स करना पड़ेगा इलेक्शन करवाना। वो हम फिर हालात ऐसे बनाएंगे कि हम फोर्स करेंगे इनको कि इलेक्शन करवाएं। एक बात जो बलोच भाई ने बात की, मेरा भाई है, लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं है कि चीनी महंगी तरीन जो सतह पे गई हमारे दौर में, वो जब हालात ख़राब हुए तो 140 रुपए को हिट किया
और फिर वापस आके ये 85 रुपए पे रुकी है। हमने इनको 85 रुपए पे चीनी दी है और हम लोगों ने 10 रुपए की सब्सिडी दी थी रमजान बाजार में। इन लोगों के आती चीनी 13 रुपए महंगी हुई। एक बात यावर भाई, आज खरीद के देख लें किसी स्टोर से। सुन ले आज चीनी का रेट स्टोर से खरीदो ना, गलत फिगर ना कोट करें। चीनी जब महंगी हुई थी 2009 में, जब चीनी महंगी हुई थी, वो इनकी बदनीयती पे हुई थी। इन लोगों ने शुगर को एक्सपोर्ट किया, फिर क्रशिंग सीजन को डिले किया 2009 में, और गनशक्कर के खिलाफ इन्हें पर्चे करवाने की कोशिश की क्योंकि वो क्रशिंग जल्दी कर रहे थे। इन लोगों ने अपनी जेबों के अंदर पैसा डालने के लिए ये एक जालमाना हरकत इन लोगों ने की थी। 2009 में बिजनेसमैन है। अच्छा। बिजनेसमैन का एक बड़ा खूबसूरत फरमान है हजरत अली अलैहिस्सलाम का कि इनको कभी भी हुकूमत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के जो इंटरेस्ट है वो ऐसे होते हैं कि ये कानूनों को तोड़ते मरोड़ते हैं। 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में इन लोगों ने एसआरओज बनाए, जो कुछ 2022 में आए ना सर, अपने जेबों के अंदर पैसा यावर भाई 2022 में आए सर। ये सारे ऐसे बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं, 80 तक चले गए। ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं, ये सारे 18 से 22 कानून तोड़ने वाले हैं, ये सारे वो हैं कि जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाके मारा, ये वो हैं कि जिन्हें 4 आर्मी चीफ्स को निकाला। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो शर्मिला फारूकी अभी बात कर रही हैं कि रिफॉर्म्स की जरूरत है। अरे भाइयों, तुम्हारे पास 4-5 दिहाइयों से हुकूमत रही है, कौन से इलेक्शन रिफॉर्म्स आप लोगों ने किए? यू पीपल, आप लोगों के अंदर दिलचस्पी नहीं है कि अवाम की खातिर कुछ करे। आप अभी शर्जील मेमन जैसा बंदा जो अस्पताल आता है, मोबाइल अस्पताल, वो अपने जानवरों के लिए ले जाता है बनिस्बत थर में लेके जाने के लिए। थर में बच्चे मर रहे हैं, कुछ हो रहा है। आप मुझे बताएं कि इन लोगों ने किया कि आज तक ये लोग बातें और अपने जेबों को भर के इन दुबई जाएं, आप इनके सिंध में जाएं, आप इनकी जाती उम्रा जाएं। जाती उम्रा आज तकरीबन 37 करोड़ रुपया इन लोगों ने रिलीज किया है जाती उम्र की सिक्योरिटी के लिए। आते साथ ही प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ 3 प्राइम मिनिस्टर हाउसेज इन कैंप ऑफिसेज डिक्लेयर किए। ये इनके बाप का पैसा है, आप कह रहे हैं ये कि अवाम का पैसा है। ये लोग लंगर खाने ने बंद किए, इनने लंगर खाने बंद किए क्योंकि गरीब के पेट में पैसा जा रहा था, क्लेरिफिकेशन आगे यावर जेब से पैसा जाता था, वो जाता है मुखय्यर हजरात के जेब में से। ये लोग वो लोग हैं कि जो गरीब को सिर्फ काटते हैं, गरीब को बांटते हैं। ये लोग वो लोग हैं कि जिन्हें इस पाकिस्तान को पाकिस्तान के इनके पाकिस्तान से कि जो मैं बताऊं तो आपको शर्म आएगी। चले, मैं ये कहता सर, आप कह रहे हैं कि वो लंगर खाने, उस पर तो क्लेरिफिकेशन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अली साहब इसका खुद बेहतर जवाब देते। सर वो कहते हैं लंगर खाने बंद किए जा रहे हैं और वो 1980 में भी चले गए हैं और लंगर खाने बंद किए नहीं जा रहे, लंगर खाने बंद भी चले गए, बंद कर दिए इन्हें। आपने एक चीज नोट की है कि यावर साहब के पास 2018 से लेकर 2022 तक की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो सुनहरा दौर है। मुझे इजाजत दें, वो ये सुनहरा दौर है, वो ये सुनहरा दौर है जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के खजाने को दोनों हाथों से लूटा। एक्सपोर्ट्स को सबर करें ना, अब सबर करें, आपकी बारी है। वो ये सुनहरा दौर है जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के खजाने को, 22 करोड़ अवाम के खजाने को दोनों हाथों के साथ बेदर्दी के साथ लूटा। और लूटने की नौबत यहां तक आ गई कि वो कोरोना का फंड जो कि मतलब है कि बाहर के मुमालिक से, बाहर के हमारे दोस्त मुमालिक ने गरीब अवाम के लिए भेजा था, इन्हीं की हुकूमत के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इनकी करप्शन पकड़ ली और उसने कहा कि ये तो अरबों रुपए हमारी हुकूमत खा गई है। इन्हीं की हुकूमत में ऑडिटर जनरल ने उसके ऊपर केस बनाए, ऑडिट पर केस बनेंगे ना, केस तो ऑटोमेटिक बने, कैसे नहीं बनेंगे। दूसरी बात ये है कि ये बयान फरमा रहे थे कि अभी चीनी का रेट जी के वो 85 रुपए पे छोड़ के हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मैं अपनी एमएनए-शिप से आज रिजाइन कर दूंगा। अभी रेट मंगवाएं, स्टोर से चीनी मंगवाएं, अगर रेट उसका 85 रुपए ये छोड़कर गए, मुझे साबित कर दें, मैं एमएनए-शिप से रिजाइन कर दूंगा। 100 से ऊपर ये छोड़कर गए, अभी जाकर चीनी बाजार वो तो हम भी लेते हैं। देखिए बात ये है, ये मैं ऐसे नहीं कर रहा। अगर बुखारी साहब को फिर कोई सादात के लिए स्पेशल रायत होगी तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को सस्ता कुछ भी नहीं दिया इन्होंने 3 सालों। जी हम फोर्स करेंगे, या अगर आप लोग इलेक्शन ना करें तो हम फोर्स मैं उस तरफ आता। फिर लंगर खानों का
मतलब है कि कैसा फ्रॉडिया ये शख्स था। अब जिस तरह से वो झूठा कागज लहरा लहरा के पूरे अवाम को वर्गलाने की कोशिश कर रहा है। पहले नारे लगाता होता था कि मैं पाकिस्तान में इतनी करोड़ नौकरियां लाऊंगा, इतने घर, वो कितनी बाहर से 20 अरब के, कितने 200 अरब की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी पहले दिन ही, डॉलर। तो मकसद ये है गुजारिश करने का कि वो जो सैलानी वाले हैं उन्होंने ऐलान किया, टीवी पे आ गए, उन्होंने कहा कि 1 रुपया भी इस हुकूमत ने नहीं दिया, सारे लंगर खाने हम अपने उससे जो सैलानी का जो कि पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, जो कि वो एक नेक शख्स चला रहा है, उसको शर्म करें कुछ। आपने अपनी खजाना तो लूट के अपनी जेबों में डाल दिया, आपके वुज़रा ने डाल दिया। वो जो आमिर कियानी है जिसने अरबों रुपए अद्वियात से खा ली और 600% कीमतें बढ़ा दी, उसका नाम तो बुखारी साहब लेते नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो फॉरेन फंडिंग केस है जिसमें आप इसराइल से भी फंड लेते रहे, जिससे आप इंडिया से भी फंड लेते रहे, उसमें तो आप एक्सपोज हो चुके। आप इलेक्शन मांगते हैं, इलेक्शन में बुखारी साहब टमाटर पड़ेंगे और अंडे पड़ेंगे। इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन रिफॉर्म के साथ आएंगे। ये अगला इलेक्शन चुराना चाह रहे थे ईवीएम मशीनों के जरिए, वो कानून साजी ठीक करके इनका वक्त से पहले इलेक्शन का शौक भी पूरा कर देंगे, कर देंगे आपका शौक पूरा। लेकिन आप तो अब जब इमरान अहमद नियाज़ी अवाम में जाएगा, इसके माथे के ऊपर चीनी चोरी का दाग है, इसके माथे के ऊपर आटा चोरी का दाग है, इसके माथे के ऊपर कोरोना फंड का दाग है, इसके माथे के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस में एक्सपोज होने का दाग है। तो ये इतने ज्यादा ताज सजा के जब अवाम इसके जाएंगे तो वो अंडों के हार पहनाएंगे। मैं दूसरा लफ्ज तो नहीं बोलता। चलिए मैं जरा शर्मिला साहबा से भी शर्मिला साहबा से सर नीलू, फिर मैं बुखारी साहब आपके पास आता हूं, लाहौर का भी पूछ लेंगे, फैसलाबाद का भी और अटक का भी, सबका पूछेंगे। शर्मिला साहब आपसे मैम क्या कहेंगी? आपने गुफ्तगू सुन रही है, तुंदो तेज गुफ्तगू हो रही है। वो कह रहे हैं अगर इलेक्शन ना हुए तो हम फोर्स करेंगे, जो बुखारी साहब कह रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए अनवार साहब, इस मुल्क में एक वजीर आजम जो अपनी अक्सरियत खो बैठा था, उसको एक आईनी तरीके से घर भेजा गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो एक शिफ्ट है और जो एक ऑप्शन है वो आइन के अंदर दर्ज है। ये कोई गैर आईनी तरीके से या गैर जमहूरी तरीके से कोई प्राइम मिनिस्टर घर नहीं किया। ही हैड लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस एंड मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। इनको ये चीज ग्रेसफुली एक्सेप्ट करनी चाहिए। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, इन हाउस चेंज आया है और मुकर्ररा वक्त पे प्रॉपर इलेक्टोरल रिफॉर्म के साथ इलेक्शन में जाए। वो कहते हैं आप लोगों के पास 30-40 साल थे, आप लोगों ने रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? वो ये नुक्ता उठा रहे थे शर्मिला साहिबा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 30-40 सालों में कई ऐसे रिफॉर्म्स आए और रिफॉर्म्स होते रहेंगे वक्त और हालात को देखते हुए। ये कोई हतमी चीज नहीं होती। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जमहूरियत भी इवॉल्व करती है। पहले ये होता था कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप उसकी चेकर हिस्ट्री देखें तो फू लग जाता था, फौजी अमलियत आ जाती जी। अब कई सालों से हमने देखा है कि वो के मियाँ साहब घर गए, उससे पहले बिलानी साहब घर गए, हमने हाउस चेंज करा के राजा परवेज अशरफ को हमने वजीर आजम बनाया। अभी भी आप देखिए इमरान खान साहब घर गए, तो अपोजिशन के लीडर जो है वो अक्सरियत लेके पार्लियामान में बैठे, लेकिन जमहूरियत का तसलसल जारी है। तो एक बहुत पॉजिटिव चेंज पाकिस्तान के अंदर आया है। 18वीं तरमीम आई है पाकिस्तान के अंदर, 19वीं तरमीम आई है, आइन की असल शक्ल बहाल की गई है। तो डिक्टेटर ने बिल्कुल उसको मिसमार कर दिया था। इसी तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म का होना बहुत जरूरी है, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन से किसी को किसी किस्म का कोई अभाव ना हो, शिकायत ना हो कि इसमें धांधली हुई है। आई थिंक इसके अंदर हर जमात की इनपुट को लेना बहुत जरूरी है और एक मुंसिफाना तरीके से पार्लियामान के अंदर डिस्कशन के साथ और कंसेंसस के साथ उसको लाना जरूरी है। इलेक्शन से कोई नहीं घबराता या इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। इलेक्शन होंगे, एक मुकर्ररा वक्त के ऊपर होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ होंगे। इसको भी देखिए, ये कह देना कि हमारी हुकूमत भी रही तो जी जहाँ फौरन इलेक्शन करा दे, इस तरह नहीं होता है। अगर अवाम ने आपको दोबारा चुनना होगा तो आपको साल बाद भी चुन लेंगे, 1.5 साल बाद भी चुन लेंगे। तो आप अवाम के पास लेके क्या जाएंगे सिवाय रेटोरिक की? अमेरिका दुश्मन रेटोरिक जो आपने बनाया हुआ है कि साजिश के जरिए हमें निकाल दे, किसने साजिश की आपके खिलाफ? किसी ने नहीं। आप आजाद खारजा पॉलिसी की वजह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं उन्होंने आजाद खारजा पॉलिसी अपनाई और वो पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम साहब की भी एग्जांपल कोट करते हैं, पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो बड़ी जाती है
वो बड़ी जाती है, वो अपने आप को शहीद सरकारी भुट्टो के साथ कंपेयर करते हैं, बड़ी जाती है। चलो जाते जाते कम से कम उनको भुट्टो साहब याद तो आए, जो हम नारा लगाते थे कि आज भी भुट्टो जिंदा है, तो उसी में लगाते थे। ठीक है, भुट्टो साहब एक ऐसे लीडर थे जिनका कोई मध्य मुकाबल आज तक पैदा ना हो सका। ओके। और वो जो मुल्क के लिए कौम के जुनैद, लिए, मैं बात जवाब दे दूं? डर गए। जी बुखारी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। बुखारी साहब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मैं चाहूंगा जी मेरे साथ ही रहेगा मैम। आपने कहा फोर्स करेंगे, तो क्या फिर हम दोबारा वो रीप्ले ऑफ 2014 इवेंट्स देखेंगे, लॉन्ग मार्च, धरना, जो आपने कहा हम इलेक्शंस फोर्स करेंगे? और दूसरा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हवाले से जरूर जवाब दीजिएगा कि 2013 का इलेक्शन हुआ, आप लोगों ने कहा कि मुबैना धांधली हुई। 2018 का इलेक्शन हुआ, ये आपके सामने बैठे अली गौर बलोच साहब, वो कह रहे हैं आरटीएस सिस्टम बैठा दिया गया, मुबैना धांधली हुई। तो आप नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन जब भी होते हैं तमाम जीतने वाला और हारने वाले कबूलियत की तरफ बढ़े, ना कि एक दूसरे पे दुश्मन तराजी करें? बुखारी साहब। 100 बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात की है कि हर किसी को एग्री करना चाहिए, लेकिन इन लोगों की नीयत ये नहीं है ना। इनकी नीयत ये है कि जो भी रिफॉर्म्स लाएं हम अपने आप को सेफ गार्ड करें। ये प्री पोल रिगिंग करना चाह रहे हैं, एक ये बात। नंबर 2, जो बात की शर्मिला ने पहले, इस इकोनॉमी को ये वर्ल्ड बैंक भी कहता है, IMF भी कहता है, इंटरनेशनल एजेंसीज कहती हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन आई है और इकोनॉमी सही सिमत में चल पड़ी है। 26 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट थी। एक्सटर्नली इतना कॉन्फिडेंस था कि 32 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान आया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स आके होटल्स बना रहे थे, टूरिज्म में इन्वॉल्व हो रहे थे, इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हो रहे थे। रशिया आपको सस्ता तेल देने के ऊपर तैयार हो गया था। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम अमेरिका है। प्रॉब्लम इनका वो बैकर है जिसको हम वो कहते हैं कि अमेरिका बहादुर, कि जो चाहता ये है कि जो वो कहे ये हमारे गुलाम माने। आज बाइडेन ने ये 200 कुछ मिलियन डॉलर की जो किस्त पहली इनके जो ठेका इनको दिया गया, उसकी जो किस्त इनको मिली है वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने 200 मिलियन डॉलर हर मोरा अपनी जगह पे इतनी जल्दी बैठा कैसे? अभी मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि ये जो किस्त आई है ये पहली किस्त है, इसके बाद और किस्तें भी आएंगी, क्योंकि इस किस्त को आप उससे कैसे ताबीर कर रहे हैं? करना पड़ेगा जो अमेरिका कहेगा, एक बात। नंबर 2 बात, जो बात की ना सिलानी की, मैंने पहले अपनी बात में कहा था कि मुखय्यर हजरात, हुकूमत का काम सिर्फ गाड़ियां देना था, उसका पेट्रोल देना था, वहां पे मुलाजमीन देना था, खाना सारा मुखय्यर हजरात देते थे। इनको तो वो भी दर्द पड़ गया। ये लोग इतने बेईमान है कि गरीब के पेट से वो भी आ गई है ना कि वो चल रहे हैं, मुखय्यर हजरात इनको पैसा दे सके। एक बात। नंबर 2, अभी बात मेरी अगली सुने, ये क्या कर रहे हैं, अगली बात सुन ले। ये लोग आते साथ इन लोगों ने किया ऐसे है कि अभी इन लोगों ने हल्फ नहीं उठाया कि इन लोगों ने डॉक्टर रिजवान के खिलाफ FIR कटवाने, उनके घर पे सॉरी रेड किया। इन लोगों ने असेंबली की अंदर जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसके ऊपर FIR कटवा दी। जो चौधरी परवेज इलाही के ऊपर हमला हुआ और उनका हाथ जख्मी हुआ उसके खिलाफ अच्छा सर, एक सवाल है ना, लाइटर वेन, इसको आपने माइंड नहीं करना। ये परवेज इलाही साहब के तो हाथ फ्रैक्चर हो गया था, ठीक कैसे हो गया 2 दिनों में? ये वो लोग हैं कि मैं कल असेंबली में, उस दिन मैं असेंबली में बैठा रहा, मैंने पूरी प्रोसीडिंग्स देखी आखिर तक। मैं और हसनैन दरेशक 2 हम बैठे थे अपनी पार्टी की तरफ से। इन लोगों के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी तौफीक नहीं दी कि 3 तकरीरें हमने इनकी सुनी। जब मैंने तकरीर करने के लिए, इनको पता था कि मैंने तकरीर जवाब देना है हमजा शहबाज के झूठ का, अच्छा। तो इन लोगों ने मुझे तकरीर भी नहीं करने दी। ये कहते हैं कि पीका ऑर्डिनेंस। ये लोग वो बुज़दिल लोग हैं कि इनके अंदर जुर्रत नहीं है सच सुनने की। ये वो चोरों का टोला है कि जिसे हुकूमती जमीनों पे कब्जा किया है, लोगों की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, और ये बातें करते हैं इंसाफ की। इंसाफ इनके करीब से नहीं गुजरा है। जाती उम्र जहां पे 20,000 हमने कहा कि हम ऐसी गुफ्तगू करें, पता तो करें सर दुश्मन तराजी से अगर परहेज। मैं मैं सर बुखारी साहब आपने बिल्कुल सही करा, आपकी बातें जो है वो आपका राइट है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप इस हवाले से जरूर हमें बताएगा कि परवेज इलाही साहब ने तो कहा था उनको फ्रैक्चर हो गया है, तो सर ये बताएगा वो फ्रैक्चर नहीं, देखे वो बाजू टूटने की बात की थी कि बिलाल की, देखे सुने, बिलाल की जो इनके MPA हैं उनकी वॉकिंग स्टिक थी। इनके जो वो MPAs आपको नजर आ रहे हैं, उनने परवेज इलाही साहब का जो असिस्टेंट था उसका तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, इतना मारा उसको। और वो जो डंडी थी
इन लोगों ने परवेज इलाही के ऊपर चलाई, परवेज इलाही साहब के दाएं हाथ के ऊपर लगी और 2 जगह जख्म आए। वो दर्द इतना शदीद था कि वो जब एक्सरे वगैरह हर किसी की चाहते हैं जख्म, वो पट्टी उतार दे आपको वो जख्म नजर आएंगे। वो 78 साल का एक बूढ़ा इंसान जिसके ऊपर इन लोगों ने ये पंजाब में पूछे तो बलोच साहब से सर की, तो वो गैलरियां हमारे बंदों से भरी हुई होती। परवेज इलाही पीछे जाके अकेले ना बैठे होते। ये फिर हम देखते हैं कैसे करते। हो नहीं सकता था। सिर्फ प्रॉब्लम ये था, एक चीज दूसरी चीज की तरफ गई और वो एक स्याह दिन है पंजाब की असेंबली वो ऐसे विजुअल्स हैं जो कि हौसला अफजा नहीं है, उसकी कतई तौर पे कोई भी जो है उसको एंडोर्स नहीं कर सकता। बलोच साहब, आप इस हवाले से कहें कि अब जो पंजाब का सीन है, यहां तो हम देख रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया है, काबीना भी बन गई, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। पंजाब में जो है वहां तो गवर्नर साहब इनकारी हैं हल्फ लेने से। देखें, वो तो मतलब है कि आपको पता है कि ये और वो नया एक चीज आ गई है कि उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफे में टेक्निकल इशू बन गया है। इन इक्तदार के भूखों को, जो कि वोट चुरा कर आए थे, जो कि आरटीएस सिस्टम की पैदावार हैं, जो कि भानपति का कुनबा था, जो कि अली बाबा 40 चोरों का टोला था, इनसे इक्तदार जो है वो इस गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमतें जो इन्होंने कायम की थी, इनसे इक्तदार छीनने के लिए हमने आईनी तरीका अपनाया। चूंकि ये 22 करोड़ अवाम का मुतालबा था कि इन घुसपैठियों को इधर से निकालें, जिन्होंने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का जो जीना है वो अजीरन कर दिया है। और पाकिस्तान में देखें, आटा, चीनी, हर चीज खा पी गए। मालम जब्बा, वो देख लें कितना बड़ा स्कैंडल है। मकसद ये है, आप उनके स्कैंडल्स के बारे में उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट है ना, वो समझते हैं कि हजम कर चुके हैं, वो समझते हैं कि हजम कर चुके हैं। लेकिन अब आएंगे, केस बनेंगे। सबसे पहले तो इनकी कली खुल जाएगी ना, इसी ये जो केस चल रहा है ना, फॉरेन फंडिंग। फिर इतना बड़ा वो डाकू है इमरान अहमद न्याजी, जिसका नाम है। यावर साहब की मैं सिर्फ इज्जत करता हूं कि ये सादात घराने के इस लिहाज से, लेकिन सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर। देखिए, मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूं, यावर साहब कोई गुंजाइश नहीं, मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो इमरान अहमद न्याजी जो पाकिस्तान के तोशा खाने को लूट के चला गया, और इतनी बेकदरी, मुझे पाकिस्तान की 72 साल तारीख में ये बताएं, किसी वजीर आजम ने इधर से चीजें चोरी करके, इधर से चीजें पाकिस्तान, एक मिनट बुखारी साहब एक मिनट हजम करे, एक सेकंड बुखारी साहब, गुजारिश करने का मकसद ये है कि तोशा खाना पाकिस्तान का, स्टेट पाकिस्तान की, ओहदे पाकिस्तान के, वो कोई बनी काला के गिफ्ट नहीं थे, वो वजीर आजम पाकिस्तान को मिला, चाहे वो सिलेक्टेड था, किसी पाकिस्तान के। चले आपने सस्ते वो किसी के नाम के ऊपर ले लिए, तो उसको हजम करे, घर में रखे। आपने तो जाकर मार्केट में बेचे, जो पाकिस्तानी, आपने उस इधर से लूटा, लूट के जाकर रंगिया तो पकड़े गए। शर्म और हया नहीं आई इस इमरान अहमद न्याजी को। वो उन स्टेट्स के जो मतलब सरबराह जिन्होंने वो गिफ्ट किए हो गए, पाकिस्तान का सर शर्म से झुक गया। जो बंदा तोशा खाना का 16 करोड़ लूट सकता है, वो अरबों के खजानों के साथ उसने क्या किया होगा? यही तो मिसाल है पाकिस्तान की मईशत। शर्मिला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैम आप समझती हैं कि जाहिर बात है मुल्क की सियासत में बयानियां चलता है और एक दूसरे पे इल्जामात तो सामने आएंगे, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी फ्रेमवर्क बनना चाहिए। देखें, आप लोग साबिक जो सदर थे परवेज मुशर्रफ साहब, वो एक लाए थे ऑर्डिनेंस की सूरत में नैब का, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, नैब आपके दौर 5 साल रहा, फिर अली गौर बलोच साहब का दौर रहा, फिर इनका 3.5 साल 8 माह का दौर रहा, यावर बुखारी साहब का फेडरल की सतह पे नैब लॉज में तब्दीली नहीं आई। तो आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, आप समझती है कोई ऐसे कवानीन भी आने चाहिए ताकि एक दूसरे पे जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनका दूध का दूध पानी का पानी हो और कोई किसी को इतराज ना हो, अकाउंटेबिलिटी पे गैर मुतनाज़ा हो? शर्मिला साहिबा, मेरे ख्याल में उनका वी लॉस्ट हर, हम उसे दोबारा कोशिश करते हैं। ये सवाल आपसे है सर। अच्छा, मैं एक बात कर देता हूं कि देखें, हमें कानून जितने भी है ना, ये कानून बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। ये सिर्फ रुस्वा, चाहे नून है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे पीटीआई, कोई भी हुकूमत है, कोई भी पार्टी है, इनको रुस्वा करने के लिए बनते हैं। कोई फायदा नहीं होता इन कानूनों का।
मकसद है कानून के ऊपर अमल करना, मकसद है कि उनके ऊपर अमल करवाने के लिए आपकी जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे नैब है, चाहे FIA है, चाहे IB है, चाहे ISI है, जो भी है, उनके पास इस किस्म के लोग हों, अफसरों जो इस काबिल हों कि उन कानूनों के मुताबिक आगे चल सके। इन लोगों ने तो 40 सालों में इंस्टीट्यूशंस का बेड़ा गर्क कर दिया। पैसे लेके को छोड़कर हम अगर माजी के असीर ना बने, मामे चाचे के बच्चों को वहां पे भर्ती कर दिया, माजी के असीर ना बने, का बेड़ा गर्क हुए। मुझे ये बताएं, आप जिसको उठाए, जो बात की ना मेरे भाई बलोच साहब ने तोशा खाने की, तो नवाज शरीफ के जमाने में 15% जमा कराए थे, अभी तो 50% जमा कराए। उन्होंने बेचे तो नहीं ना, होता है कि क्या हो, 15% नवाज शरीफ के पास कम पैसा है, कम पैसा है। मुझे बताया कि नवाज शरीफ ने और 4 PM कैंप ऑफिस क्यों बनाए हैं लोगों ने, किस चक्कर में बनाए? तोशा खाना का तो जवाब देना मेरे भाई। तोशा खाना लूटा है, इनकी बहन मरियम ये कहती है मेरा पाकिस्तान, वो तो पूरा पाकिस्तान कहते हैं कि इमरान की बाजी चोर है, पूरा पाकिस्तान कहता है बुखारी साहब। मैं नहीं कहता, बाकी 22 करोड़ अवाम कहते हैं। मैं चाहूंगा सर, आपने वो नारा नहीं सुना जो 22 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह में शोर है, इमरान की बाजी चोर है, वो नारा नहीं और सुना। ये किसी को समझ नहीं आ रही, जुमेरात को लाहौर में नजर आएगा बुखारी कि साहब। 22 करोड़ अवाम कहती क्या है? 22 करोड़ अवाम कहती इमरान की बाजी चोर है। नहीं देखिए, मैं नहीं चाहूंगा, कहता। मैं ये चाहूंगा 22 करोड़ अवाम ये मैं चाहता हूं गली गली में चोर है, मैं चाहूंगा कि शहबाज इमरान शरीफ खान चोर साहब है, हो गए, नवाज हमजा शरीफ साहब हो चोर गए, है, हम चाहे कि जो भी सलमान पब्लिक चोर है, ऑफिस ये होल्डर्स हैं सब उनको चोर 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 है, जाके ये चोर- साबित अदालत से होता है। मेरा सवाल ये था कि तोशा कोई- खाना का तो जवाब पूछ ले सर तोशा, और दूसरा मैं चाहता हूं बेचा क्यों है? लॉज नहीं बनने चाहिए। मैं चाहूंगा 16 इसका जरा करोड़ जवाब दीजिएगा। एक दूसरे पे इल्जामात की बारिश लगाए बगैर आप, और फिर एंड में आप बलोच साहब, क्या कोई ऐसे कानून बनने चाहिए ताकि गैर मुतनाज़ा एहतसाब मुमकिन हो सके इल्जामात पे पड़े बगैर? बुखारी साहब आप, और फिर लास्ट पे बलोच साहब। मैं सिर्फ कहता हूं कि अगर इदारों को मजबूत किया जाए ये कानून खुद ठीक हो जाएंगे। सर आप क्या समझते हैं? इदारे कमजोर हैं, इदारों को इदारे मजबूत किसी किया जाए या काबिल नहीं कानून में आपके। तब्दीली की जरूरत है? देखिए ऑन अ ना, सीरियस नोट। मैं कानून मैं एक कवानीन मिनट, में जावेद तब्दीली साहब, की जरूरत एक है। सेकंड, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, एक जी जी सेकंड में। जी देखिए मैं ये गुजारिश करूंगा जी। कि आपको पता है कि ख्वाजा साद रफीक साहब की जब बेल हुई थी तो उसमें जज साहब ने एक रिमार्क्स दिए थे जी कि नैब एक ऐसा इदारा है जिसको पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए Political इस्तेमाल tool किया के जाता तौर है। नैब एक ऐसा इदारा है जिसको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया अब जाता क्या है। होना चाहिए आप समझते नैब एक ऐसा इदारा है जिसको लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मकसद ये बात करने का कि ये उस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, ये उस रास्ते के साथ इस पाकिस्तान के इक़्तिदार पर बर्जमान हुए थे। और जब इन्होंने वोट चोरी किए थे तो डस्का के मकाम पर ये एक्सपोज हुए थे। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको वोट चोर का सर्टिफिकेट दिया था, मकसद कवानीन अच्छे, वे फॉरवर्ड ये है वो कह रहे हैं इदारे कि मजबूत करें। आप इंतकामी, कहते हैं- हाँ, अगर आप एहतिसाब अगर गैर अगर मुतनाज़ा अगर हो। अगर इलेक्शन कमीशन आपकी बात ना माने, कोई गैर कानूनी, तो आपके वज़रा लाइनों में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को गालियां दें। इदारे इस तरह से कमजोर होते हैं। ठीक है। तो मकसद ये है कि नहीं, जो कवानीन जानबदारी करें, उनको तो बुरा भला कहेंगे इन्होंने काले कवानीन भी बनाए। मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है कि विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, Victimization नहीं होनी इंसाफ चाहिए। होना चाहिए, मेरिट होना ठीक चाहिए। है, चले इस पे तो कम से कम एक्चुअली आप एग्री करते हैं। ऑन दिस पॉजिटिव नोट वी हैव टू फिनिश आवर प्रोग्राम। आपको बहुत शुक्रिया सैयद यावर बुखारी साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की, और आपका बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, आप हमारे साथ आए और अपनी गुफ्तगू की। और शर्मिला फारूकी साहबा मौजूद थी। व्यूअर्स, ज़ाहिर बात है गर्मा गर्म बहस थी और इख्तिलाफ राय है, अपना अपना नुक्ता नज़र दिया, मुख्तलिफ आरा पर मबनी आपने गुफ्तगू सुनी। अपना फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पर दीजिएगा। आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत, मईशत, माशरत, उमूर खारजा, दाखिल उमूर पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। कल तक के लिए सैयद उमरुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।